की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान चैनल के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में खेती किसानी से संबंधित जो अहम विषय हैं उन्हें हम शामिल करते हैं, उससे संबंधित चर्चा करते हैं, उससे संबंधित आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान आप तक पहुंचाते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में किन विषयों पर होगी चर्चा, आइए सबसे पहले आपको इसी के बारे में जानकारी देते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम के विषय रहने वाले हैं पपीते की खेती, महत्वपूर्ण विषय है। और इसके साथ साथ हम चर्चा करेंगे जलवायु परिवर्तन के कृषि पर प्रभाव, आज के समय की मांग है। तो हम बता दें दोनों ही विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी समस्या है, किसी तरह की जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो आप उसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। उसके नंबर है 1800-113060, 1800-113061। ये हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल करके अपनी जो भी सवाल हैं हमसे साझा कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। आपको नंबर बता दें, उसका व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। तुरंत फोन उठाइए, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, हम उसे कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। जी हाँ, hellokisan2015@gmail.com ईमेल आईडी है। आप मेल भी कर सकते हैं कार्यक्रम के दौरान, जिसे कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। तो आपके सवाल किन विषयों से संबंधित होने चाहिए इसके बारे में हमने आपको बता दिया है, माध्यम क्या है इसके बारे में आपको जानकारी दे दी गई है। अब सवालों के जवाब आप तक कौन पहुंचाएंगे उनसे भी परिचय करवाना अभी बाकी है। तो फिर आइए रुक करते हैं हमारे विशेषज्ञों का। हमारे साथ डॉक्टर जयप्रकाश जी उपस्थित हैं, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं फल विज्ञान संभाग IRI पूसा नई दिल्ली में। साथ ही हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर पंकज कुमार सारस्वत जी, जो प्रधान वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र करनाल हरियाणा में। आप दोनों का ही मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम हेलो किसान में। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में चर्चा होगी पपीते की खेती की, जलवायु परिवर्तन के कृषि पर प्रभाव की। तो बिल्कुल अपना समय नहीं गवाइए, अपना फोन उठाइए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए या फिर मेल के माध्यम से अपने सवाल हम तक आप पहुंचाइए जरूर। और आपके सवालों का हम इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारे कार्यक्रम की चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पपीते की खेती के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो डॉक्टर जयप्रकाश, पपीते की खेती की बात करें तो हमारे देश में इसका स्तर क्या है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमारे देश में पपीते की जो खेती है और उसका उत्पादन है वो पूरे दुनिया का लगभग 40% पपीता आज की तारीख में हमारे देश में ही पैदा होता है। हम नंबर 1 पर हैं दुनिया में, और करीब सबसे अधिक उत्पादकता अगर किसी फल में आज की तारीख में हमारे देश में किसी फल में है तो पपीता है, जो लगभग 40 टन के आसपास है। और देखें तो दक्षिण भारत में पपीता अधिक होता है, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। इसके बाद देखेंगे छत्तीसगढ़, साउथ गुजरात, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में काफ़ी खेती होती है। इसके बाद सीमित मात्रा में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, इन क्षेत्रों में खेती होती। दिल्ली के आसपास भी छोटी छोटी खेतियां लोग करते हैं, लेकिन व्यावसायिक रूप से खेती ज़्यादा मध्य भारत, दक्षिण भारत और थोड़ा पश्चिम के हिस्से में है। और एक चीज़ देखें कि पपीता एक ऐसा फल है जो पहाड़ों पे नहीं हो सकता या बहुत ठंडे प्रदेशों में नहीं हो सकता, और इसके लिए पानी बराबर आवश्यक है। इस सभी चीज़ का ध्यान रख के ही आगे कुछ प्लान करें। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फल है, खास करके इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि आप देखें तो बाजार में पूरे साल मिलता है, पूरे साल इसको उपभोक्ता सेवन भी करते हैं, स्वास्थ्य के लिए और बाकी गुणों में बेहतरीन है। तो हर तरह से इसकी खेती जो है हमेशा लाभदायक होती है, मुनाफे वाली होती है। बिल्कुल, मुनाफे की जो है सौदा साबित हो सकती है पपीते की खेती अगर हमारे किसान इसे अच्छी तरह से अपनाते हैं। तो किस क्षेत्र के लिए कौन सी किस्म का चयन कर सकते हैं, कौन सी सस्य क्रियाएं की जा सकती हैं, बागों की हम बात करें तो क्या तैयारियां करनी चाहिए, इसके बारे में पूर्ण जानकारी हासिल करेंगे हमारे विशेषज्ञ से। लेकिन उससे पहले हमारी एक रिपोर्ट है, उस पर नजर डाल लेते हैं। गर्मियों में पपीते की नर्सरी के लिए रोग और कीट मुक्त स्वस्थ भूमि का चयन करें। क्योंकि पपीते का पौधा थोड़ा नाजुक होता है,
ऐसे में पानी अगर थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो इसे नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में नर्सरी तैयार करते समय बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होती है। क्यारी की अच्छी तरह से जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा करें। 5 किलो बालू, 20 किलो गोबर की खाद और 1 किलो नीम की खली को मिट्टी में अच्छी तरह से मिलाकर क्यारियां बनाएं और क्यारी को समतल कर लें। नर्सरी के लिए केवल स्वस्थ और परिपक्व बीजों का ही उपयोग करें। बीजों को आधा सेंटीमीटर गहरा, 1 इंच बीज से बीज की दूरी पर और 3 इंच पंक्ति से पंक्ति की दूरी पर बोएं। क्यारी के चारों ओर मेड़ बनाएं और फव्वारे से क्यारी की सिंचाई करें। पौधों को तेज धूप से बचाने के लिए क्यारी के ऊपर एक 3 से 4 फीट ऊंचा छप्पर बनाएं। प्रत्येक 2 से 3 दिनों के अंतराल पर फव्वारे द्वारा क्यारी की सिंचाई करते रहें। इस प्रकार बोए गए बीज 15 से 20 दिनों में उगाते हैं। बागों में अधिकतर पेड़ लगाने, काट छांट और खाद पानी देने का काम पूरा हो तो जल्द ही कर लेना चाहिए। मार्च के इस महीने में बागों में पानी जरूर दें। बरसात के मौसम में नवरोपित फलों के पौधों की निराई गुड़ाई और सिंचाई करें। तो देखिए, अभी हम सब ने एक रिपोर्ट जो कि आधारित थी पपीते की खेती पर, इस पर हमारी चर्चा को आगे जारी रखेंगे। लेकिन पहले यहाँ पर डॉक्टर सारस्वत का मैं रुख करना चाहूंगी, उनसे जानकारी हासिल करते हैं जलवायु परिवर्तन के बारे में। देखिए, जलवायु परिवर्तन हम सभी कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं, तो हमारे जो किसान हैं वो इसे बेहतर तरीके से समझ सकें, इसको लेकर आप जलवायु परिवर्तन पर क्या कहेंगे? सभी किसान भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। जलवायु परिवर्तन एक सबसे ऐसी समस्या हो गई है, बल्कि एक क्लाइमेट का हमारा एक फिनोमेना है, प्रकृति का एक फिनोमेना है, और इसमें खेती बाड़ी सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही है। और भी चीज़ें हैं जो इससे प्रभावित होती हैं, हमारी दैनिक दिनचर्या भी प्रभावित होती है, पर्यावरण है। लेकिन कृषि और इससे संबंधित जो इसके जो व्यवसाय हैं, खेती बाड़ी है, पशुपालन है और अन्य जो सहयोगी व्यवसाय हैं, वो बड़े प्रभावित हुए हैं। ख़ास तौर पर खेती की बात अगर हम करते हैं तो खेती में एक तो वर्षा जो होती है उसका जो कहना चाहिए पैटर्न है वो बड़ा आगे पीछे हो गया है। दूसरा, जो हमारी ज़मीन है, खेती योग्य ज़मीन, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। साथ ही फसलों का जो उत्पादन है, इसके साथ साथ जो पशुधन है वो भी प्रभावित होता है। पशुधन में जो भी हमारी गाय हैं, भैंस हैं, भेड़ हैं, बकरी हैं, इनका दूध उत्पादन, इनके चारे दाने की वर्ष भर की उपलब्धता और इसके साथ साथ हमारे जो फल सब्जी जो भी पैदा होते हैं वो प्रभावित होते हैं। ख़ास तौर से हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि हम बड़े सामान्य तौर पर हम सबको जो है इसको ध्यान रखना चाहिए। इसमें काफ़ी हद तक जो हमारी जो कृषि क्रिया हैं वो स्वयं भी इसके लिए जलवायु परिवर्तन में बड़ा रोल निभाती हैं। लेकिन साथ ही साथ हम सबको जो समगतशील कृषि है उसको बड़ा ध्यान रख कर के प्रैक्टिस करनी चाहिए जी। तो इसके जो प्रभाव हैं, नकारात्मक प्रभाव, उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं और काफ़ी हद तक इसका समाधान निकल सकता है। बिल्कुल। तो और क्या क्या विकल्प अपनाए जा सकते हैं खेती में, कौन कौन से परिवर्तन किए जा सकते हैं जिससे हम जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कुछ कम कर सकें और अपनी खेती को उन्नत बना सकें? इसके बारे में डॉक्टर सारस्वत से विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर हम नजर डाल लेते हैं। किसी क्षेत्र विशेष की परंपरागत जलवायु में समय के साथ होने वाले बदलाव को जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। जलवायु में होने वाला परिवर्तन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभावित करता है। विशेषज्ञों की माने तो जलवायु परिवर्तन से खेती सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। इसके असर से सिंचाई जल में कमी, खरपतवार और कीटों व रोगों का प्रकोप बढ़ रहा है, जिसका असर पैदावार में गिरावट के रूप में देखने को मिलता है। लगातार बढ़ते तापमान से फसल उत्पादन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ रहा है। गर्मी बढ़ने से फसलें समय से पहले परिपक्व होने लगती हैं। ज्यादा तापमान सब्जियों की पैदावार को भी प्रभावित करता है। इतना ही नहीं, इस कारण बरसात के क्षेत्र और मात्रा में बदलाव हो रहा है, जिसका सीधा असर खेती पर पड़ता है।
जलवायु परिवर्तन मिट्टी में होने वाली प्रक्रियाओं और मिट्टी पानी के संतुलन को भी प्रभावित करता है। मिट्टी पानी के संतुलन में कमी आने के कारण सूखी मिट्टी और शुष्क होती जाएगी, जिससे सिंचाई के लिए पानी की मांग बढ़ जाएगी। जलवायु परिवर्तन के खेती पर इतने सारे प्रभावों को देखते हुए इनके समाधान भी खोजे जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर कुछ हद तक कृषि पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। वर्षा जल के उचित प्रबंधन द्वारा हम इस असर को कम कर सकते हैं। वाटरशेड प्रबंधन के जरिए वर्षा जल को इकट्ठा करके सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। इससे सिंचाई में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही भूजल पुनर्भरण में भी ये मददगार साबित होगा। हमें ऐसे बीज और नई किस्में विकसित करनी होंगी जो नए मौसम के अनुकूल हों। मिश्रित खेती और जलवायु स्मार्ट कृषि को अपनाकर भी जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटा जा सकता है। तो देखिए, अभी हमने एक विशेष रिपोर्ट IAS के साथ हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर जयप्रकाश का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर जयप्रकाश, आपने बताया कि हमारे जो किसान हैं पपीते की खेती करके अच्छा मुनाफा अर्जित यहाँ पर कर सकते हैं, तो हमारे किसानों को बताएं कि किस तरह से वो शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, शुरुआत के लिए सबसे जरूरी है, जैसे हमने कहा कि किन क्षेत्रों में हो सकता है और किन क्षेत्रों में नहीं हो सकता है, जी, इसकी जानकारी होना बहुत वो जरूरी हमने है। दे दिया आपको। अब यह है कि आप जो भी खेत का चुनाव करें, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, यहाँ की खेती बिल्कुल वैसी नहीं होगी जैसे तेलंगाना या आंध्रा में होती है कि अगर आंध्रा का किसान एक पौधे से 50 से 60 केजी या 70 किलो तक का फल ले सकता है, तो इस क्षेत्र के किसानों को 40 और 35 किलो के बीच में ही संतोष करना पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद भी उनको काफ़ी मुनाफा होगा। ध्यान ये रखें कि आपने जिस खेत का चुनाव किया है उसमें किसी भी परिस्थिति में 4 घंटे से अधिक बारिश का कितना भी पानी हो नहीं रुकना चाहिए। मतलब ये है कि ऐसे खेत का चुनाव करें जो थोड़ा ऊंचे पे हो, और अगर ऐसा नहीं है तो आप मेड़बंदी करके, आजकल बड़े बड़े ट्रैक्टरों से ऐसे हैं कि आप मिट्टी को रेज करके पूरा बेड बना सकते हैं 1 से 1.5 मीटर का, उसके ऊपर रोपाई करें और शुरुआत से ही ड्रिप सिस्टम को अडॉप्ट करें। क्योंकि देखें तो टपक सिंचाई पद्धति पर सरकार की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से अलग अलग स्कीम्स हैं, उसमें अनुदान भी है, उसका भी प्रयोग करें और उसका लाभ भी लें। और टपक सिंचाई पद्धति से 2 चीज़ बेहतर होता है, एक तो सभी पौधों को आपको आराम से पानी मिलता है, बढ़िया पानी मिलता है, एक बराबर पानी मिलता है, ज़रूरत के हिसाब से मिलता है जी। अगर एक बार आपने भूमि का चुनाव कर लिया और देखें कि आपकी मिट्टी का जो pH है वो 8 से ऊपर ना हो, बेहतर तो ये होता है कि pH हमारा 6.5 से 7.5 के बीच में हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है सभी क्षेत्रों में, तो इसका ध्यान रखें। और अगर ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा है तो और अच्छी बात है। बिल्कुल, तो भूमि का चुनाव और साथ ही साथ pH का भी ध्यान रखना जरूरी है। और कौन सी बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखने की जरूरत है, इसके बारे में आपसे जानेंगे, लेकिन कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से नंद स्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा है बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि बढ़ती हुई आबादी, पानी की बर्बादी, घटता हुआ जल, बढ़ता हुआ प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन के बीच में हमें कौन सी फसल लेनी चाहिए? जैसे कुछ सिंचित प्रजातियां होती, कुछ अर्ध सिंचित प्रजातियां होती, कुछ असिंचित प्रजातियां होती, तो कौन सी फसल हमें बोनी चाहिए अधिक लाभ मिल सके? बिल्कुल, तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है। जलवायु परिवर्तन जो है प्रभावित कर रहा है, ऐसे में बाराबंकी क्षेत्र की बात करें तो कौन सी फसलों का चयन करें और प्रजाति का किस तरह से ध्यान रखा जाए, क्या कहेंगे डॉक्टर सारस्वत? जलवायु परिवर्तन के दौर में खासतौर से जो अभी हमारे किसान भाई ने पूछा कि हम कौन सी प्रजाति लें या कौन सी फसल, एक्चुअली हमारी जो स्थान विशेष की जो परंपरागत विधि से जो खेती बाड़ी है उससे हटना नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो एक जैसे इलाज से बचाव बेहतर है उसको ध्यान में रख करके हमारी जो कृषि क्रियाएं हैं, मान लीजिए हम धान गेहूं का फसल चक्र है या सब्जी हैं, फिर दलहन है, जो भी हमारी फसल चक्र है उसमें कायदा ये कहता है कि हम, एक तो ये है कि हमारी कोई भी फसल हो उसकी तापमान सहनशील प्रजातियां हैं उनका चुनाव करना चाहिए, और उसके अलावा उसके जो बोने के जो टाइम है
वो वर्षा की जो स्थिति है उसको ध्यान में रख करके, साथ ही साथ क्योंकि कोई भी फसल हम उगाते हैं ज़मीन में, हमारी खेती में उगाई जाती है, उसमें मृदा में जीवांश का स्तर जितना बढ़िया होता है तो हमारी जो फसल के अवशेष हैं उनको पुनः चक्रण करके उसमें करें, जिससे कि जो माटी की जो सेहत है वो सुधरी रहेगी। साथ ही साथ आजकल में धान गेहूँ, जैसे बाराबंकी जो क्षेत्र है वहाँ धान गेहूँ की खेती होती है। फसल अवशेष प्रबंधन एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। हम जितना भी वो करते हैं तो धान के कटाई के बाद जो उसके जो स्टोवर जो रह जाते हैं अवशेष, उनको मिलाना और उसको जो है इस तरह से मिलाना कि वो इसकी एक मल्च तैयार हो जाए जी। तो मल्च जो है तापमान और नमी दोनों को, मतलब नमी संरक्षण और तापमान के प्रति सहनशीलता वो दिखाती है। ये तो रही फसल अवशेष की बात है। दूसरे जो ऐसी प्रजातियां हैं जो तापमान को सहनशील करती हैं, दूसरे एक और है कि भाई फसल का विविधीकरण, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर भी जरूर ध्यान देना चाहिए जी। फसल डाइवर्सिफिकेशन जो फसल विविधीकरण है उसके साथ साथ दलहन, तिलहन, हमारी जो फसल पद्धति क्रॉपिंग पैटर्न है, क्रॉपिंग सीक्वेंस है, इन चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखें। तो ये जो नई नई वैरायटीज़ आ रही हैं वो जब फसल की कटाई, खासतौर से जैसे गेहूं के खेत चीज़ में उसमें देखता है तो गेहूं की कटाई के टाइम पर जो तापमान बढ़ता है वो उसको सहन करती हैं। वैसे ही दलहन में भी हैं। फसल का जो अवशेष है, मृदा स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को माने व्यवस्था देने के लिए, उसके प्रति सहनशील होने के लिए सबसे ज़रूरी है। बिल्कुल, तो मृदा का स्वास्थ्य यहाँ पर बेहतर बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए फसल अवशेष प्रबंधन कर सकते हैं और हमारी सरकार की एक पहल भी है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, उससे भी आप जुड़ सकते हैं, उसे भी सफल बना सकते हैं। देखिए, आपका स्वास्थ्य कार्ड होगा मृदा का तो आपको पता चल जाएगा कौन सी जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी है और कैसे आप उनकी पूर्ति करनी है। तो उसके ज़रिए भी आप यहाँ पर अपनी मिट्टी की सेहत को बेहतर बनाए रखने में सक्षम हो सकते हैं, जिससे आप जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को थोड़ा बहुत कम जरूर कर सकते हैं, अपनी खेती को बेहतर बना सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन जानकारी यहाँ पर हमारे जो विशेषज्ञ हैं हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस सिलसिले को आगे जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पपीते की खेती और साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन के कृषि पर प्रभाव के बारे में। और बता दें आपको, आप अपनी जो सवाल हैं, जो समस्याएं हैं हमसे साझा कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं, जिसे कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। हमारे जो स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ हैं उनके जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और एक और कॉलर यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल हम जान लें। अयोध्या से आया है एक कॉल, गंगावती जी का। हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। नमस्ते सभी साइंटिस्ट वैज्ञानिकों को मेरा जो है प्रणाम। और मैं आचार्य नृदेव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से फोरमैन बोल रहा हूँ। और पर्यावरण से संबंधित जो है, जो खेती बाड़ी के जो प्रोडक्ट है उन पर जो इफेक्ट पड़ता है ग्लोबल वार्मिंग का,
ये इंडस्ट्री भी है, उसमें जो है एयर कंडीशन भी है, जो प्लांट भी है, और इंडस्ट्री में जो प्रदूषण, वायु प्रदूषण भी है, जल प्रदूषण भी है, उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट है। बिल्कुल, ग्लोबल वार्मिंग का जो चेंज हो रहा है, ये भी बहुत बड़ा एक इशू है। केमिकल की फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है। तो मैं ये कहना चाहता था कि इस पे भी जो कुछ हमारी जो बात है जो रखी जाए। बिल्कुल। जी। तो देखिए, जलवायु परिवर्तन जो है प्रभावित तो इन्हीं कारणों से भी हो रहा है, बहुत बड़े कारण ये भी हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर सारस्वत आप? एक्चुअली जलवायु परिवर्तन तो हो रहा है। अब हमारा तो जो मुख्य सरोकार है वो ये कि भाई इस समय में हमारा जो खेती बाड़ी है वो कम से कम प्रभावित हो। बिल्कुल। और उसके लिए हम क्या ऐसी अपनी जो प्रक्रिया हैं उनमें क्या ऐसा बदलाव करें, उन चीज़ों में ध्यान देने की है मुख्य तौर पर। क्योंकि जलवायु परिवर्तन अगर देखा जाए तो एक प्राकृतिक वो है कारक, तो मानव जनित भी होते हैं, इंडस्ट्रीज के भी होते हैं, सब तरह के हैं। लेकिन हमारा मुख्य फोकस जो है हमारी जो खेती बाड़ी है वो कम से कम प्रभावित हो। बिल्कुल, इस पर ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। हमारा जो प्रयास है वो यही है। तो ऐसे में हम सबको अपनी जो भागीदारी है वो निभानी चाहिए, अपना अहम योगदान देना चाहिए कि जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसमें हम कुछ कमी का जो है अपना योगदान ज़रूर दे सके। और यहाँ पर हम जो अहम बात कर रहे हैं वो खेती को लेकर के कर रहे हैं कि खेती हमारी प्रभावित ना हो सके। जब हमें अनाज नहीं मिलेगा, खाने को फसलें नहीं मिलेंगी, उपज नहीं मिलेगी, तो हम जीवन अच्छा व्यतीत कैसे करेंगे? ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है जो हमारा देश कृषि प्रधान देश है उसमें कृषि को हम संरक्षित करके चलें। इसके साथ हम भी बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। रंजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार से। हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। मेरा पपीता पे सवाल है जी, पूछिए। हम पपीता के साथ तो दूसरा कोई और सब्जी का फसल ले सकते हैं? बिल्कुल, बेहतरीन सवाल पूछा है। रंजीत जी, आपकी फसल कितनी पुरानी है? फसल पे जैसे बात है मैम, तो हम काला नमक धान जो है इस हमारे बिहार के लिए उपयुक्त है, उत्तरी बिहार के लिए। बिल्कुल, क्योंकि पहले हमारे दादाजी यानी मल्चिंग करते थे आलू के ऊपर में, तो वो आलू साल भर हम लोग खाते थे। आज के डेट में आलू 3 महीना नहीं रहता है। बिल्कुल, ये सब बताइए। जी रंजीत जी, अगर आपने कहा कि पपीते की बीच में हम दूसरी सब्जियां क्या लगा सकते हैं, तो निश्चित रूप से लगा सकते हैं। खास करके शुरुआत के जो 4-5 महीने हैं, पहले रोपाई से लेके और 120 से 30 दिन तक जो है, इस समय काफ़ी जगह बीच में खाली रहती है, उसका प्रयोग कर सकते हैं आप। उसमें अगर आपका सितंबर में, जैसे काफ़ी लोग 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में रोपाई करते हैं बिहार में पपीते के लिए, तो उस वक्त हमारे पास फरवरी तक काफ़ी जाड़े की जो फसलें हैं उनको कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, इसमें मिर्च, टमाटर, बैगन, आलू, इनसे दूर रहें। इसके अलावा आगे चल के अगर आपको कहीं खीरे का मौका मिल रहा है, वाटरमेलन का या मस्क मेलन का, तरबूज और खरबूज, उसको भी ना लगाएं, क्योंकि इसमें जो आने वाले कीड़े हैं और विषाणु हैं उनके चलते हमारी इस फसल में भी असर आ सकता है। तो आप लगाएं क्या, जैसे हमने कहा कि आप काउपी लगा सकते हैं, बीन्स लगा सकते हैं, जो पोल वाली है, जो पेड़ों के ऊपर चढ़ती है, क्लाइंबर वाला वो नहीं, जिसको हम बुश नेचर का कहते हैं या डॉर्फ होती है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप गोभी भी लगा सकते हैं, आप प्याज भी लगा सकते हैं, लहसुन भी लगा सकते हैं। ये फसलें बीज की खेती के लिए बेहतर होता है और इनका प्रयोग करें। लेकिन ये 3 से 4 महीने की फसलें होनी चाहिए, बहुत बड़े ड्यूरेशन की क्रॉप आप ना लगाएं। बिल्कुल। दूसरा पक्ष आपका था कि इनका क्लाइमेट चेंज से कुछ था? जी, क्या था सवाल कि वो आप काला नमक का जो आप कह रहे थे सवाल, मूल एरिया मेरा नहीं, पर मुझे जानकारी है इसकी। काला नमक का जो जीआई है वो उत्तर प्रदेश के 16 जिलों को है, पूर्वांचल से ज़्यादा वास्ता रखते हैं। आप अपने लिए उसकी खेती कर सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपको करना है तो उन 16 जिलों को जो फायदा जीआई होने का मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा, इतना ही फर्क है। और आलू की जो गुणवत्ता है, आप क्योंकि कार्बन और पोटास अगर दोनों की मात्रा घट रही है हमारी मिट्टी में, जिसका डॉक्टर साहब भी जिक्र कर रहे थे कि जो मिट्टी की सेहत है वो कमजोर हो रही है, तो इनका प्रभाव, इनका दुष्प्रभाव जो है वो हमारे प्रोड्यूस जो प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर पड़ता है। तो निश्चित रूप से बोरान और पोटेशियम की कमी आजकल काफ़ी मिट्टियों में हो रही है, उसके चलते आलू के टेस्ट में भी फर्क पड़ता है।
बिल्कुल। तो यहाँ पर आपके दोनों ही सवालों का जवाब हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुँचा दिया है। बढ़ते हैं आगे और पपीते पर ही 2 सवाल और आ गए हैं मेरे पास व्हाट्सएप के माध्यम से। एक भेजा है श्याम जी ने बरेली उत्तर प्रदेश से, ये जानना चाहते हैं कि पपीते के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। और हरीश जी ने चंडीगढ़ से भेजा है कि पपीते की बुआई कब करनी चाहिए, क्या कहेंगे डॉक्टर जयप्रकाश? तो बलुई दोमट और दोमट मिट्टी अच्छी होती है, और मैंने पहले भी जिक्र किया था कार्यक्रम में कि ऐसी मिट्टी का चुनाव करें जिसमें पानी ना रुकता हो, ठीक है, और मिट्टी ऐसे स्थान पे हो जहां पानी किसी भी कारण से कहीं बाहर से भी आके ना रुके। अगर ऐसी थोड़ी भी चांसेस हैं तो आप ऐसे मिट्टी को रेज कर लीजिए। पीएच हमने पहले भी कहा कि 6.5 से 7.5 का हो तो ज़्यादा बेहतर है। 8 तक आप पपीते की फसल को उगा सकते हैं, और जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र में मिट्टी का जो पीएच है वो 7.5 के आसपास ही रहता है। उम्मीद है कि इनके खेत में भी होगा ऐसा ही। और दूसरा सवाल आपने पपीते की बुआई कब करनी चाहिए, चंडीगढ़ से पूछा है हरीश जी ने। तो खास करके चंडीगढ़ के हैं तो इनके लिए जो सबसे अच्छा मौसम था वो 20 फरवरी से 15 मार्च 20 मार्च का मौसम है, जब आप पपीते की रोपाई कर सकते हैं। बुआई के लिए आपको अलग से नर्सरी तैयार करनी पड़ती है, और नर्सरी आजकल पॉली हाउस काफ़ी क्षेत्रों में फैल गए हैं। गांव-गांव में भी सरकारी स्कीमों के चलते आपको पॉली हाउस दिखता है। तो आप जब भी तैयार करें इंसेक्ट प्रूफ या पॉली हाउस में ही पपीते को उगाएं। खास करके जो उत्तर भारत में जहां ठंड होती है वहां अगर दिसंबर जनवरी के महीने में अगर आप पपीते का बीज लगाएंगे नर्सरी में तो जमेगा नहीं, क्योंकि मिनिमम तापक्रम जो रात का चाहिए वो 25 डिग्री चाहिए जमने के लिए, और दिन का 34 से 35 चाहिए। तो ऐसे तापक्रम के लिए हम सलाह ये देते हैं कि आपको फरवरी मार्च में रोपाई करनी है तो आप इसकी नर्सरी जो है वो अक्टूबर या सितंबर के महीने में डाल लें, ताकि दिसंबर तक पौधा तैयार हो जाए। और वो पौधा वहाँ पॉली बैग में रहेगा, मिट्टी में ना करें। पॉली बैग लें, प्लास्टिक का ट्रे लें, तो उसको लगाएं, और आराम से आप 20 फरवरी से 15-20 मार्च तक आप अपने क्षेत्र खासकर जो चंडीगढ़ पंचकुला इस एरिया में वहाँ कर सकते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ एक कॉलर भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, आइए जान लेते हैं। बरेली से विनोद जी ने हमें फोन किया है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। सवाल है कि पपीता लगाया जिससे वो पपीता टूट रहा था। पपीता लगाया है लेकिन वो टूट रहा है, कब लगाया था आपने? जी मैम। कब लगाया था आपने? जी मैम, अभी पौध लगाई हुई है, पौध डाल के तो पेड़ सूख रहे हैं। अच्छा, इन्होंने पौध लगाई है नर्सरी में, समझ गया मैं आपका सवाल समझ गया। विनोद जी, आपने नर्सरी में लगाया है, अगर ये पॉली हाउस में है, ठीक है, अगर पॉली हाउस में है तो तापक्रम बढ़ रहा है। उसके चलते होता क्या है कि हम यहाँ किसानों को सलाह ये देते हैं कि आप जब भी पपीता की नर्सरी लगाएं तो कोशिश करें कि प्लास्टिक के ट्रे यूज़ करें या पॉली बैग यूज़ करें। जो 3 से 4 इंच वाले पॉली बैग्स होते हैं उनका प्रयोग करें, काले पॉली बैग का प्रयोग करें, उसके अंदर में छेद रखें। बेहतर हो कि इंसेक्ट प्रूफ हाउस या पॉली हाउस हो तो ज़्यादा बेहतर है। ट्राइकोडर्मा का हमारे विशेषज्ञ ने और क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, हम कैसे बचाव कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं पपीते की खेती और जलवायु परिवर्तन के कृषि पर प्रभाव के बारे में। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल और जो भी समस्या है वो हमसे साझा कर सकते हैं। और माध्यम क्या है, हमारे टीवी स्क्रीन पर लगातार वो फ्लैश किए भी जा रहे हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पपीते की खेती की, तो डॉक्टर जयप्रकाश का रुख कर लेते हैं। आपने बताया अभी तक मिट्टी के बारे में और साथ ही साथ नर्सरी के बारे में बताया और पीएच मान के बारे में बताया, और क्या क्या तरीके हैं जैसे बेहतर उत्पादन लिया जा सकता है? हाँ, इसके बाद जो क्रम आता है वो
किस्मों का चुनाव आता है जी। कि आप किस तरह की किस्मों का चुनाव करते हैं। पपीता को जानने वाले समझने वाले सभी जानते हैं कि पपीता में 2 तरह की किस्में होती हैं। एक वो किस्में जो द्विलिंगी होती हैं और एक होती हैं उभयलिंगी। उभयलिंगी किस्मों का प्रचलन आज की तारीख में ज़्यादा है और वो उनको उगाने से किसानों को बेहतर उपज मिलती है और ज़्यादा फायदा होता है। तो उभयलिंगी किस्मों में जैसे अर्का सूर्या है, पूसा प्रभात है, या अर्का सूर्या है और अर्का प्रभात है, पूसा पीत है। द्विलिंगी किस्में जैसे पूसा नन्हा है, पूसा ड्वार्फ है, पूसा मधु है, ये किस्में हैं जो अलग अलग, जिसमें नर और मादा अलग होते हैं। तो बेहतर होता है कि अगर आप चुनाव कर रहे हैं तो उभयलिंगी किस्मों का चुनाव करें, क्योंकि इसमें सभी पौधों में फल आता है। थोड़ा सा जो मध्य भारत और उत्तर भारत है, जहाँ दिन और रात का तापक्रम का अंतर ज़्यादा होता है, इन क्षेत्रों में उभयलिंगी किस्मों में खास करके जो उभयलिंगी पौधा होता है उसमें थोड़ी फल कम लगते हैं, लेकिन लगते सभी पौधों में हैं। इस तरीके से देखें तो हमको जो किसान है उसको 10 से 20% या 40% जो नर पौधे हो जाते थे द्विलिंगी किस्मों में, उससे बच जाता है। तो हर पौधे में अगर आपको 30 से 40 किलो भी मिलता है तो 1 हेक्टेयर में हमारे पास जो करीब लगभग 3000 के आसपास पौधे आते हैं, तो उससे हमेशा उसको उम्मीद होती है कि 70 से 80 टन 90 टन तक का पैदावार मिल सकती है जी। क्योंकि एट इन द ऑफ द डे मीन्स लास्ट में किसान को चाहिए बेहतर उपज और अच्छा रेट जी। और पपीते में एक खास बात ये होती है कि इसका फूल आने का जो चक्र है वो बाकी फलों में देखेंगे तो एक बार आता है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन में पूरा हो जाता है। लेकिन मान लीजिए अभी किसी ने फरवरी मार्च में रोपाई करी है उत्तर भारत में या मध्य भारत में, अब उसके फूल आने की प्रक्रिया जो है वो मई में शुरू हो जाएगी, मई के महीने में जब गर्मी शुरू होती है जी। और वहां से लेके सितंबर महीने तक लगातार फूल आता रहेगा और फल आता रहेगा। अब इसी क्रम में सितंबर महीने से फल पकने शुरू हो जाएंगे और वो अगले साल अप्रैल तक चलता है, क्योंकि बीच में जब ठंड बहुत कम हो जाती है तो फल पकने बंद हो जाते हैं। तो किस्मों के चुनाव के समय इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और कहीं से भी जब बीज लें तो एक खास बात दें। या निजी क्षेत्रों में भी कुछ अच्छी किस्में हैं जो अलग अलग देशों से आई हुई हैं, उनका काफ़ी योगदान है, देश के जो प्रोडक्शन में उनका शेयर भी है, तो उनको भी आप चुनाव कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें कि बीज कहीं का भी हो 6 से 8 महीने पुराना ही होना चाहिए, क्योंकि पपीते में अगर आप 10-11 महीने पुराना बीज लेंगे तो आपको अंकुरण की एक बड़ी समस्या आती है। 1 साल के बाद इसका बीज का अंकुरण नहीं होता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। कहीं से लीजिए तो उसका बैच नंबर, कब का सीड पैक है, कब का है उसका जर्मिनेशन लेवल, तो ये तमाम बातें जो हैं जरूर ध्यान में रखते हुए बीजों की खरीदारी करनी है और एक प्रामाणिक स्थान से ही आप बीजों की खरीदारी करें और बिल जरूर ले लें, ये बिल लेना ना भूलें। इसके साथ बढ़ते हैं आगे और जानकारी लेंगे डॉक्टर जयप्रकाश से। हमारे कॉलर जुड़ गए हैं श्रीलाल जी मध्य प्रदेश से, उनका हम सवाल जान लेते हैं। हेलो 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 श्रीलाल जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? लगता है इनसे संपर्क जो है वो टूट गया है। कोई बात नहीं, आप पुनः प्रयास कीजिएगा। जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होगा हम आपके सवाल को सुनेंगे, जानेंगे और उसका सवाल का जो जवाब है आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इसके साथ बढ़ते हैं आगे और अब मैं डॉक्टर सारस्वत का यहाँ पर रुख करना चाहूँगी। डॉक्टर सारस्वत, अगर हम बात करते हैं प्रभाव को कम करने की, फसल अवशेष प्रबंधन आपने बहुत ही बेहतरीन विकल्प यहाँ पर बताया है। अगर हम सिंचाई के लिहाज से बात करते हैं तो किस तरह से हम पानी की वेस्टेज को रोक सकते हैं और किस तरह से इस दिशा में योगदान दे सकते हैं? जी, जलवायु परिवर्तन के दौर में जो प्रभाव के जो मुख्य कारण हैं, एक तो हमारा जो प्राकृतिक संसाधन है, सिंचाई जल जो है, ये बड़ा महत्वपूर्ण कारक है। बिल्कुल। इसके साथ ही साथ जो हमारी खेती योग्य भूमि की जो उपलब्धता है उसका स्वास्थ्य बने रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जलवायु परिवर्तन के दौर में या वर्तमान जो कृषि है ये टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी ओरिएंटेड एकदम हो गई है और ये जो सरकार की हमारी जितनी योजनाएं हैं जी, वो इन सभी टेक्नोलॉजी को शामिल करती हैं और उन सब में इस बात का ध्यान रखा गया है कि हमारी जो जलवायु परिवर्तन के दौर से जो गुजर रहे हैं तो हमारी खेती बाड़ी कम से कम प्रभावित हो। अब ये है कि जैसा कि आपने बताया कि भाई हम बचाव कैसे करें या जो हमारा सिंचाई जल है उसकी उपयोगिता कैसे हो जी। तो जो संसाधन संरक्षण जो जलवायु परिवर्तन से के जो समाधान है उन 3-4 बातों पर निर्भर करते हैं। पहला तो ये है कि हम
फसल चक्र या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फसल विविधीकरण अपनाएं। दूसरा, जो हमारे संसाधन हैं और रिसोर्स कंजर्वेशन की हमारी पहल होनी चाहिए। उसमें सबसे मुख्य रूप से आता है एक तो मिट्टी का स्वास्थ्य और दूसरे हमारे जो सिंचाई जल है उसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन हो। तो अब हर जगह पानी की जो भूमिगत जल है उसकी उपलब्धता प्रभावित हो रही है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर के अंडुलेटिंग टोपोग्राफी है या जो समतल हैं, तो जो सिंचाई की टेक्नोलॉजीज़ हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, ड्रिप सिस्टम है, जो कि पानी का बहुत बेस्ट तरीके से उपयोग होता है और फसल को जितनी चाहिए जी। जैसे कि हमारी अभी साथ ही साथ पपीती की वैज्ञानिक खेती का भी चर्चा विषय चल रहा है जी। डॉक्टर साहब उसमें जो विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। तो ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर इरिगेशन ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनसे हम सब्जी हों या जो दूसरी फसलें हैं उनमें भी बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं जी। जल संरक्षण। दूसरी बात, एक रिसोर्स कंजर्वेशन संसाधन संरक्षण की दूसरी है वो जो हमने अभी बताया, फसल अवशेष जितने भी हैं उनको कहीं जलाना या ये सब नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी न किसी रूप में उनका डिकम्पोजिशन हो और वो खेत में मल्च के रूप में उपयोग में हो जी। क्योंकि जितना हमारा फसल अवशेष है वो कभी भी न समस्या रहा है न है जी। वो माटी का भोजन है, माटी का भोजन ही वही है। और इसके चलते मिट्टी का जो स्वास्थ्य है उसमें 3 बातें मुख्य होती हैं। एक तो उसका जैविक स्वास्थ्य, एक भौतिक स्वास्थ्य, एक रासायनिक स्वास्थ्य जी। ये तीनों के तीनों ही मिट्टी में जितना हमारा जीवांश होगा, जितने हमारे फसल अवशेषों की वापसी होगी उनसे उतना ही दुरुस्त बनेगा, उतने ही पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ेगी, उतना ही तापमान को सहन करने की क्षमता बढ़ेगी, उतना ही जल संरक्षण बढ़ेगा और साथ ही साथ उतना ही बढ़िया उत्पादन होगा। तो जो जल संसाधन है उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो ड्रिप सिस्टम है, जो स्प्रिंकलर है, साथ ही साथ एक और विषय जैसा कि हम सब जानते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी से हम जितने हमारे जो फसल सुरक्षा के जो रसायन हैं या जो इनपुट्स हैं उनका उपयोग करते हैं तो ये बड़ा राशनल यूज, बड़ा विवेकपूर्ण उपयोग होता है इनसे। तो इन तकनीकियों को खास तौर से ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर जल प्रबंधन की हम बात करते हैं तो आप जो नई नई तकनीकें हैं, सिंचाई की पद्धतियां हैं, उन्हें अपना सकते हैं। सरकार भी इसमें आपकी मदद कर रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की भी यहाँ पर शुरुआत की गई है जिससे आपको अनुदान भी मिलता है और पूर्ण रूप से मदद भी मिलती है। तो इस ओर भी आप ध्यान देकर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में अच्छा योगदान दे सकते हैं और अपनी कृषि को बचा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और एक सवाल आ गया है व्हाट्सएप के माध्यम से। ये भेजा है संदीप जी ने उत्तर प्रदेश से और पूछते हैं कि पपीते की खेती के लिए पौध कहाँ से लें डॉक्टर जयप्रकाश? क्योंकि संदीप जी ने अपना जिला बताया नहीं है, नहीं जिले का जिक्र यहाँ पर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अगर आप संदीप जी कार्यक्रम सुन रहे हैं तो 2 तरह के है कि आप नज़दीक के किसी कृषि विश्वविद्यालय या अगर आप लखनऊ के आसपास हैं तो जो रहमान खेड़ा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का संस्थान है वहाँ संपर्क करें या किसी विज्ञान केंद्र पे जाएं। लेकिन जहाँ भी जाएं वहाँ निजी क्षेत्र में भी किसी नर्सरी से ले सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उसका लाइसेंस देख लें, लेकिन उससे पहले से बात कर लें जी। क्योंकि पपीते की नर्सरी सामान्य रूप से कोई पहले से तैयार नहीं करता, जितना उसको अंदाज होता है कि इतनी मांग होगी उसके तैयार करता है। क्योंकि ये नर्सरी जो भी तैयार होगी वो 6 से 8 हफ्ते के बाद खराब होने लगते हैं पौधे। तो इसलिए जिसके पास जाए उससे 2 महीना 3 महीना पहले जाएं, उससे पहले से बात कर लें, तब आपको पौधे बेहतर मिलेंगे। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर आपको कहाँ से लेनी है और किस तरह से लेनी है ये भी हमारे विशेषज्ञ ने आपको संदीप जी पूर्ण रूप से बता दिया है। बढ़ते हैं आगे और हम यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर जयप्रकाश, आपने बताया कि हाँ सारा साल जो है इसकी उपज उपलब्ध रहती है बाज़ार में। अगर हम बात करें तो हमारे किसान इससे मोटा मुनाफा कैसे अर्जित कर सकते हैं, लेकिन जैसे बाज़ार में अगर हम फल को लेकर जा रहे हैं तो किस सावधानी को बरतें किसान? सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है कि आप सही समय पर इसकी तुड़ाई करें, हार्वेस्टिंग करें जी। जैसे होता है कि अगर आप सामान्य रूप से देखा जाता है अगर जो दक्षिण भारत की जलवायु है उसमें 125 से 135 दिन के बीच में फल तैयार हो जाते हैं। अब आप देखें आज़ादपुर मंडी में जो भी फल आता है वो ट्रक से हरा आता है,
क्योंकि अगर आपको बहुत दूर के बाजार में भेजना है तो आप पके फल खेत से नहीं तोड़ना है हमको। जब आप कोई ऐसा निडिल लें, क्योंकि बहुत से लोग नाखून का प्रयोग करते हैं चेक करने के लिए, वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए, उससे इन्फेक्शन फैलता है। या कोई ऐसी भी निडिल का प्रयोग ना करें जो पहले कहीं प्रयोग में आई हो, ऐसा निडिल लें। हल्का सा आप जो फल 125 से 30 दिन का हो उसको टच करें और देखेंगे अगर उसमें से दूध या लेटेक्स निकलता है तो इसका मतलब अभी समय है। अगर हल्का सा पानी सा निकलता है और वो पानी गिरता नहीं है, फल की सतह पे रह जाता है, तो ऐसा फल तोड़ने योग्य होता है। इसको तोड़कर आप कमरे के तापक्रम पे भी रखेंगे तो 2 से 3 दिन 4 दिन में ये धीरे धीरे पीला होकर पक जाएगा। लेकिन जब आप बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं तो आपको पूरे ट्रक निकालना होता है फल, तो इसी क्रम में आप फल की हार्वेस्टिंग करते रहें। लेकिन अगर आपको पास के बाजार में है कि मान लीजिए आप झांसी के आसपास खेती कर रहे हैं और झांसी में ही बेचना है, तो आप वहाँ पर ये कर सकते हैं कि जब हल्का सा बीच बीच में जो धारियां हैं उनमें कहीं कहीं पीला रंग आना शुरू करे तो उसको लेके आप मंडी जा सकते हो। आजकल बहुत से FPO आ गए हैं, ऐसे नए युवा आ गए हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं मार्केटिंग में, उनकी भी मदद ले सकते हैं। वो सीधा आपसे फल लेके फिर उसको एक जगह पका के फिर बाजार में लेके जाते हैं। बिल्कुल, तो इस तरह से अच्छा मुनाफा जो है अर्जित किया जा सकता है। लेकिन तुड़ाई के समय ये सावधानी बरतनी आपको बहुत ज़रूरी है, जिसका जिक्र अभी हमारे विशेषज्ञ ने किया है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ से, हमारे साथ अजय सिंह जी फोन लाइन पर हैं। हेलो जी नमस्ते। नमस्ते, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। जी मैडम, ये पकने के बाद, फसल पकने के बाद स्टोरेज वगैरह के लिए क्या कर सकते हैं हम? बिल्कुल, स्टोरेज यानी कि भंडारण के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, बेहतरीन सवाल है। इसका जवाब अजय जी आप तक जरूर पहुंचाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी। आप देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानों, बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं पपीते की खेती और जलवायु परिवर्तन के कृषि पर प्रभाव के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है, जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए। आप जल्दी से अपने जो सवाल हैं हम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि समय काफ़ी कम रह गया है। ब्रेक पर जाने से पहले अजय सिंह जी ने पूछा था एक सवाल भंडारण से संबंधित। एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल भी शामिल कर लेते हैं, फिर जवाब जो है पहुँचाएंगे दर्शकों तक। नागेंद्र सिंह जी का कॉल है मंडी हिमाचल प्रदेश से। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम जी, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी। पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ पर पहले पहाड़ी बीज और पहाड़ी पपीते होते थे जो साइज में भले छोटे होते थे, लेकिन उनमें ये जो धुंध और ठंड में जो था वो गलान रोग नहीं लगता था। अब जो भी पपीता बाहर से आ रहा है या हाइब्रिड या क्या कहें उसको, तो वो 3000 से 5000 की हाइट में तो बिल्कुल नहीं टिक पाता और बहुत बड़ा नुकसान हम लोगों का होता है जी। तो मैडम जी, ये हम भले ही घर के लिए इस्तेमाल करते थे, आयुर्वेदिक दवाई भी है, सब्जी भी है, फल भी है, तो इसके बहुत सारे रूपों में हम इस्तेमाल करते थे। चटनी ऐसा वो भी बनता था इसका। लेकिन अब हमें ये बीज कहाँ से मिलेगा, पहाड़ी बीज, जो कि हमारे क्षेत्र में 3000 की हाइट तक जो है वो टिक जाए जी?
जी बिल्कुल। तो दोनों ही सवाल डॉक्टर जयप्रकाश के लिए हैं, क्या कहेंगे डॉक्टर जयप्रकाश आप? तो पहले नगेंद्र से शुरू करते हैं, फिर अजय पे आएंगे। जी। कि नगेंद्र जी का सवाल है कि पहले पहाड़ों पे काफ़ी पपीते होते थे, कम होते थे, आकार छोटा होता था, लेकिन उनमें ठंड को बर्दाश्त करने की क्षमता थी। हुआ यह है कि पिछले 15-20 सालों में जो व्यावसायिक किस्में आई, उन्होंने इतना अपना स्पेस बनाया कि जो हमारी परंपरागत किस्में थी, जो काफ़ी दिनों से एक क्षेत्र में हो रही थी, वो काफ़ी हद तक समाप्त हो गई, क्योंकि उसका जो बीज चक्र है वो मेंटेन नहीं हो पाया। और उस पहाड़ के क्षेत्रों में किसानों को समस्या अधिक थी, तो कोई व्यावसायिक रूप से खेती करते नहीं थे। जैसा उन्होंने खुद ही कहा कि हम घर के आसपास 2-4 पौधे लगाते थे। मैं इन पर सुझाव दूंगा कि 2 किस्में हैं। जैसे एक सिंटा किस्म है जो काफ़ी हार्डी है, उसको लगाएं। और ख़ास करके अगर आप पके फल, क्योंकि जिस क्षेत्र में बात कर रहे हैं मंडी में, वहाँ पका फल लेना काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि बीच में ठंड का एक लंबा पीरियड है, तो फसल चक्र पूरा नहीं होगा। तो सिंटा को वहाँ पे उस क्षेत्र में ले सकते हैं। इसके अलावा अपने निजी तौर पे भी ऐसे किसी किसान के पास जाएं जिसके पास कोई पुराना बीज हो या पुराना पौधा हो, उस सीड को लेके भी अगर उस क्षेत्र में प्रयोग करें, तो जब भी आप किसी ऐसे क्षेत्र में फसल को लगाते हैं, क्योंकि पपीता मूल रूप से तो विदेशी है, दक्षिण अमेरिका का है, लेकिन जिन क्षेत्रों में इसने अडॉप्ट कर लिया है और इसका फसल चक्र छोटा होता है, तो जीन या डीएनए रिकम्बिनेंट्स के चलते उनमें क्षमता विकसित हो जाती है कि वो ऐसे वातावरण में अपने आप को ढाल सके। तो उस बीज का भी प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो सिंटा किस्म का प्रयोग करें, उसका बीज, और इनको निश्चित रूप से एटलीस्ट हरे फल जो है वो खाने को तो मिल ही जाएंगे निश्चित रूप से। बिल्कुल। और अजय जी का सवाल था अजय जी के सवाल पे उम्मीद करते हैं कि उन्होंने पपीता फल को ही भंडारण करने की बात सोची होगी, क्योंकि वो स्पष्ट नहीं हुआ था। तो पपीते के लिए आपको जो भंडारण का हमने पहले कहा कि आप बहुत दिन तक इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। आप अगर स्टोर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्पेस लगता है। तापक्रम जो है वो 5 से 8 डिग्री का होता है, ह्यूमिडिटी 85 से 90 होती है। लेकिन यहाँ पर सावधानी ये बरती जाती है, जैसे इसका गलट नहीं होता। पूरे पौधे में एक बार फल पकता नहीं है, धीरे धीरे पकता रहता है। 1 हफ्ते आप हार्वेस्ट करेंगे, 10 दिन बाद दूसरा लॉट आएगा, 20 दिन बाद तीसरा लॉट आएगा। उसको कच्चे पे हार्वेस्ट करें, और वहाँ से जो उपभोक्ता तक जाने का चक्र है उसमें आप कवरिंग यूज़ करें, और ऐसे स्थान पर रखें कि हर फल दूसरे फल से अलग रहे। मतलब बीच में आपको चाहे कोई सूखा पेपर यूज़ करें, या आजकल ऐसे पैड्स आ गए हैं, कवर्स आ गए हैं जो आर्टिफिशियल हैं, जिसके चलते उनका आपस में कांटेक्ट नहीं होता, तो उसके बीच में फफूंद रोग नहीं आता, उनका प्रयोग करें। बिल्कुल। तो अजय जी और नागेंद्र जी, आपके दोनों ही सवालों के जवाब हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचा दिए हैं। तो कार्यक्रम जो है अंतिम पड़ाव पर है। ऐसे में मैं यहाँ पर सलाह कहूँ या टिप्पणी कहूँ या संदेश कहूँ हमारे दर्शकों के लिए डॉक्टर सारस्वत से लेना चाहूँगी जलवायु परिवर्तन को लेकर। क्या कहेंगे? कम शब्दों में गुजारिश करूँगी, समय कम है। कम शब्दों में आप इतना मानिए, मेरे सभी किसान भाइयों से जो ये अनुरोध है कि जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव हैं नकारात्मक, उनको कम करने के लिए 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहला तो जैसे हम चर्चा कर ही रहे हैं कि हमारी जो फसल विविधीकरण है, जो फसल चक्र है, उसमें थोड़ा सा बदलाव लाएं। जी। दूसरा, समन्वित कृषि प्रणाली, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, ये सबसे बेस्ट कारगर उपाय है। दूसरा है, इसके अलावा जो हमारे रिसोर्सेज हैं, संसाधन संरक्षण हो, उसके अलावा जो क्लाइमेट रेजिलिएंट जो वैरायटीज़ हैं क्रॉप्स की, वो लें। और साथ ही साथ जो हमारी स्मार्ट एग्रीकल्चर की जो टेक्नोलॉजीज हैं, हमारी जो इस प्रकार की जो योजनाएं हैं, वो चाहे ये कृषि सिंचाई योजना है या पशुधन उत्पादन एवं प्रबंधन से संबंधित है, उसके अंतर्गत बहुत सारी इस तरह की जो जानकारियां हैं उनके ज़रूर रूबरू हों, जिससे कि जो जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव हैं उनको कम किया जा सके, और हम जो यथास्थिति में हैं अपने जो उत्पादन स्तर है उसको बनाए रखें। बिल्कुल। तो देखिए, जलवायु परिवर्तन को लेकर यही है हमारे विशेषज्ञ की विशेष सलाह हमारे सभी दर्शकों के लिए। तो डॉक्टर जयप्रकाश, आपसे भी मैं यहाँ पर पपीते के किसानों के लिए एक छोटा सा संदेश ज़रूर लेना चाहूँगी। पपीते की खेती लाभदायक है। जब भी इसको आप शुरू करें तो उससे पहले इसके बारे में काफ़ी खोजबीन कर लें कि कहाँ से बीज मिलेगा, कहाँ से पौधा मिल सकता है। किसी विशेषज्ञ के पास जरूर जाएं और ये सारे पर चर्चा करें कि बाद में इसकी हम मार्केटिंग कहाँ करेंगे, कितना क्षेत्र है, आपका क्षेत्र उसके लिए अनुकूल है कि नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। एक वाक्य और जोड़ना चाहूँगा जो डॉक्टर सारस्वत के विषय से बहुत जुड़ा है
कि जो वायुमंडल है इसमें कार्बन कम करने के लिए वो सब काम करें, और मिट्टी में कार्बन कैसे बढ़ा सकते हैं उसके लिए करें। तो ये पपीते के लिए भी अच्छा रहेगा, हम सभी के लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो देखिए, दोनों ही विशेषज्ञों ने अपने अपने विषय से संबंधित जो विशेष जानकारी है, हम कहेंगे सभी के साथ साझा की है और सभी को यहाँ पर जागरूक करने का प्रयास किया है। पपीते की खेती करके आप अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। वहीं जलवायु परिवर्तन की अगर हम प्रभाव की बात करें, उसमें अगर हम कमी के लिए थोड़े से प्रयास कर लें तो ना तो हमारी केवल कृषि ही प्रभावित होगी, बल्कि हम अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने में अहम योगदान दे पाएंगे और अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर बना रख पाएंगे। और महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे विशेषज्ञों ने आप तक पहुंचाई हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने सभी को जागरूक किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, जान लिया आपने कि किस तरह से आप पपीते की खेती करके मुनाफा अर्जित कर सकते हैं, कैसे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम कर सकते हैं। ये तो बात हो गई आज के कार्यक्रम की। अगले कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। अगले कार्यक्रम में बात होगी मूंग एवं उड़द की खेती के बारे में, और इसी के साथ चर्चा की जाएगी मशरूम की खेती के बारे में भी। अगर दोनों ही विषयों से संबंधित आपके पास कोई सवाल है, पहले हम तक पहुंचाइए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। जी हाँ, दोहरा दें आपके लिए, hellokisan2015@gmail.com। आप फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए, हमारा जो कार्यक्रम का नाम है हेलो किसान, पेज खुलेगा, सवाल या सुझाव पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113-060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आप कॉल करके अपनी जो सवाल है उसे रिकॉर्ड करवा सकते हैं। और एक विशेष जानकारी और आपके लिए, दोबारा देखना चाहते हैं आप हमारे कार्यक्रम, तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर, और आप पुनः जो जानकारियां हैं सारी की सारी आज के कार्यक्रम में दी गई आप हासिल कर सकते हैं। तो इसी वादे के साथ किसान भाइयों बहनों, अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।